Hi everyone, Namaste and good evening. Welcome to One Shot Revision Series for CA Final Indirect Taxation GST टॉपिक. इसके पहले के मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन और उसके एनालिसिस एबीसी कैटेगरी प्लस अलॉन्ग विद दैट इंट्रोडक्शन और सप्लाई के रिविजनरी वीडियोस ऊपर आपको आई बटन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी लिंक्ड, ठीक है. तो वो सबसे पहले देख लीजिएगा और अपने फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिए, इसमें उसकी भी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चालू करते हैं. अभी वाला रिविजन वीडियो पार्ट नंबर 3 रहेगा ये. इसमें अपन लेवी ऑफ जीएसटी डिस्कस कर रहे होंगे. लेवी मतलब चार्ज ऑफ जीएसटी. अब देखिए लेवी टॉपिक से ना आप मार्क्स वाइज एनालिसिस देख लीजिए. 9 मार्क्स, 19, 14, 4, 18 मार्क्स लास्ट एग्जाम में. तो ये जो भयंकर लेवल पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इसमें सिर्फ ये वाला टॉपिक नहीं है. इसमें जो नॉलेज है वो इंट्रो प्लस अलॉन्ग विद दैट सप्लाई प्लस चार्ज, ये तीनों का कॉम्बो क्वेश्चन होता है, ठीक है. मतलब आप एक की नॉलेज लेके नहीं चल सकते, आपको कंबाइंड नॉलेज इन तीनों की लेके चलनी. भयंकर इजी इंट्रोडक्शन पार्ट वाला ही है, बट इससे क्वेश्चन 2-3 आ जाते हैं एग्जाम के अंदर. केस स्टडी में भयंकर रोल रहता है इस टॉपिक का. तो ये वाला चार्ट आपने देख लिया पहले भी कि जीएसटी किसी भी ट्रांजैक्शन के ऊपर लग, देखो इनकम टैक्स आप पर्सन वाइज एनालाइज करते हो, जीएसटी में जो एनालिसिस होती है वो ट्रांजैक्शन वाइज होती है. ट्रांजैक्शन में पहले देखो कि गुड्स और सर्विस है कि नहीं. अगर गुड्स और सर्विस है तो चेक करो क्या सप्लाई की डेफिनेशन में कवर्ड हो रहा है. अगर दोनों में कवर हो गया तो क्या ये टैक्सेबल पर्सन दे रहा है, और अगर टैक्सेबल पर्सन इज प्रोवाइडिंग दो सप्लाई देन वेदर द ट्रांजैक्शन वाज एग्जेम्प्टेड और नॉट. इतने में आपका जीएसटी अप्लाई हो जाता है. अब देखो जीएसटी अप्लाई होने के बाद जैसे जीएसटी अप्लाई होता है द फर्स्ट थिंग यू नीड टू चेक इज कि वेदर द ट्रांजैक्शन वाज विद इन द स्टेट कॉल्ड इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन और द ट्रांजैक्शन वाज आउटसाइड द स्टेट कॉल्ड इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन. अब इसका फर्क क्या पड़ता है, जब भी जीएसटी की लेवी होगी तो लेवी दो टाइप की होती है, एक इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट और एक होती है इंटर स्टेट मतलब आउटसाइड द स्टेट. अगर ट्रांजैक्शन इंट्रा में क्लासीफाई हो गया, इफ द ट्रांजैक्शन इज क्लासिफाइड इनटू इंट्रा ट्रांजैक्शन, टू टाइप्स ऑफ जीएसटी इज लेविड, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी या तो फिर यूटीजीएसटी. और अगर ट्रांजैक्शन आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएगा तो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल के हिसाब से जहां पे माल पहुंचेगा, डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स और द सर्विस, ठीक है, तो दैट प्लेस हैज द राइट टू कलेक्ट द टैक्स. बट यहाँ पे क्या होगा, दो स्टेट का झगड़ा हो सकता है, देयर कैन बी अ एरिया ऑफ फाइट. सो देयरफॉर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट टेक इन करेगी और स्टेप इन करने के बाद क्या बोलेगी कि भैया हम यहाँ पे आईजीएसटी चार्ज करेंगे. फुल रेट ऑफ जीएसटी से ये लोग आईजीएसटी चार्ज करेंगे और वो कलेक्ट करके फिर वो इंटरनली उनको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से लेवी किया जाता है. तो लेवी के अंदर चार्ज क्या है, सप्लायर के ऊपर चार्ज है, देन वैल्यू का कैलकुलेशन और रेट, ये तीन चीज से लेवी किया जाता है. फिर जब आपका लेवी हो गया तो कलेक्शन करेंगे. कलेक्शन कैसे होता है, जीएसटी R1 प्लस 3B फाइल होके 3B में आप टैक्स का कलेक्शन इन लोग करते हैं, कलेक्शन एंड पेमेंट, ठीक है. तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया जीएसटी का. अब देखिए लेवी कैसे होती है, ये मैंने अभी डिस्कस किया. इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन हो गया तो सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा. और कहीं कहीं पे अगर यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, मतलब जिनका खुद का विधानसभा नहीं है, वहां पे यूटीजीएसटी लग जाएगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ एसजीएसटी. नाउ और अगर आपका आईजीएसटी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हुआ तो आईजीएसटी लग जाएगा. ये डिस्कस हो गया. ये हो गया ना आपका नॉर्मल चार्ज. ये दोनों मिलके आपका, इसको या तो आप नॉर्मल चार्ज बोल लीजिए, इट विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल चार्ज, और इट विल बी रिगार्डेड एज फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है जी, नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज, ठीक. नाउ वैल्यू आपकी कैलकुलेट होगी सेक्शन 15 के हिसाब से. इसके ऊपर पूरा अलग से एक चैप्टर रहेगा और इससे भयंकर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं. और रेट देखो अलग अलग रेट्स प्रिस्क्राइब है, टोटल में 0, 0.25, 3, 5, 12, 18, 28. इसका रट्टा मारने की जरूरत नहीं. स्टैंडर्ड आइटम का रेट होता है 18% और प्रीमियम आइटम का 28, और उसके नीचे वाले अलग अलग रेट्स है. ये सब चीज़ों का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है. अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको मैप के थ्रू समझा दे रहा हूँ. देखिए विद इन द स्टेट का मतलब, सपोज ये महाराष्ट्र स्टेट की बात हो रही है, शॉपकीपर यहाँ पुणे में बैठा है. अब वो चाहे अमरावती माल भेजे, यवतमाल भेजे, चाहे यहाँ पे जलगांव भेज दे, चाहे नासिक भेज दे, चाहे थाने भेज दे, चाहे मुंबई भेज दे, सारा जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ ना वो विद इन द स्टेट हुआ. तो अगर विद इन द स्टेट हो जाएगा तो जो भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू, सपोज से 1 लाख की ट्रांजैक्शन वैल्यू हुई तो उसमें 9,000 का सीजीएसटी और 9,000 का एसजीएसटी लग के ये 1,18 हो जाएगा. बट एज कंपेयर टू दिस थिंग, नेक्स्ट मैप पे आते हैं एक बार. अब देखिए यहाँ पे मुंबई में आपकी शॉप है, यहाँ से आप सामान भेजो रायपुर, रांची भेज दो, भोपाल भेज दो,
दिल्ली भेज दो, कहीं पे भी भेज दो, तो ये क्या हो रहा है, आउटसाइड द स्टेट जा रही है चीज़ें। तो आउटसाइड द स्टेट जहाँ पे भी जाएंगी तो यहाँ पे इनवॉइस में 1 लाख प्लस आईजीएसटी लगना चाहिए, आईजीएसटी लगना चाहिए 18,000। आप लोग ऑलरेडी आर्टिकलशिप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर चुके हो, आपने जब टैली में इनवॉइसेस देखा होगा तो वहाँ पे आजकल क्या सारी चीज़ें अपडेटेड हो गई है, तो वो अपने आप प्लेस ऑफ सप्लाई देख के ये चीज़ें अपने आप लगा देता है, आईजीएसटी लगाना है कि सीजीएसटी लगाना है। और अगर आप क्रॉस उल्टा सीधा कर रहे हो ना तो आपको वार्निंग देता है कि भैया जो सप्लायर है जिसको आप माल सप्लाई कर रहे हो कस्टमर को, वो उसका एड्रेस सेम लोकेशन का है लेकिन आप आईजीएसटी लगा रहे हो एंड वाइस एंड वर्सा, तो वो आपको एरर भी देता है। आपको याद होगा कभी आपको ऐसा एरर आया होगा तो, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए लेवी के। नेक्स्ट डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन की बात कर देते हैं, ठीक है। अब ये डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन अगर इसको हिंदी में प्लेन इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो मान लिया जा रहा है इट इज बीइंग अज्यूम्ड दैट अ पर्सन इज इन रियल सेम बट विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट पर्सन एज पर द लॉ। सर ये क्या बोल गए, मैं समझाता हूं आपको। देखिए सपोज से एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है, इसकी 2 ब्रांचेस हैं या 2 और मोर, ठीक है। एक है मुंबई, एक है दिल्ली और एक है कोलकाता, और भी ले सकते हो आप, वाइजैक ले लीजिए, चेन्नई ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। इतनी ब्रांचेस हैं। अब देखो क्या है कि जो जीएसटी का लीगल स्ट्रक्चर है ना, वहां पे ऊपर में सेंट्रल गवर्नमेंट है और साथ में अलोंग विद डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स है, ठीक। तो सेंट्रल प्लस स्टेट है। अब दिक्कत क्या होती है, मुंबई वाली जो ब्रांच है उसका जो ट्रांजैक्शन है वो महाराष्ट्र स्टेट आ गया, यहाँ पे दिल्ली एक स्टेट हो गया, मतलब वैसे वो यूनियन टेरिटरी है बट खुद की उसकी एक लेजिस्लेचर विधानसभा है, तो देयरफॉर उसको स्टेट का दर्जा मिल जाएगा। कोलकाता में वेस्ट बंगाल दीदी है वहाँ पे, वाइजैक, ठीक है, आंध्रा, और यहाँ पे चेन्नई, ठीक है, तो ये तमिलनाडु, ये अलग अलग स्टेट्स हो गए। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, देखो सबको एक मान लोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो कोई इशू नहीं है, दिक्कत कहाँ आती है, इनको स्टेट गवर्नमेंट वालों को बहुत ज़्यादा इशू हो जाते हैं इस केस में। अब इशू किस चीज़ का हो रहा है समझिएगा। देखिए अगर एसजीएसटी का क्रेडिट मुंबई वाले के पास पड़ा हुआ है बट सेल अगर दिल्ली में हो रही है, ठीक है, सेल अगर दिल्ली में हो रही है तो आउटपुट लाइबिलिटी दिल्ली में अराइज हो रही है लेकिन क्रेडिट मुंबई में पड़ा हुआ है, तो मुंबई महाराष्ट्र वाला दिल्ली वाले को मना करेगा कि मैं यहाँ पे आपको नहीं दूंगा। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस अराइज होते हैं। देखो आपको फंसाया नहीं गया, यहाँ पे चीज़ों को सॉर्ट आउट किया गया है कि जब भी कोलकाता से सामान अगर वाइजैक जा रहा है, कोलकाता से सामान वाइजैक जा रहा है तो दोनों ब्रांचेस को अलग अलग सेपरेट ट्रीट कर लीजिए, दोनों ब्रांचेस को अलग अलग सेपरेट ट्रीट करिए। और अगर आपने सेपरेट ट्रीट कर दिया तो देयरफॉर इसकी इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपने इनवॉइसिंग की मतलब सेल की आपने, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को जीएसटी भरना पड़ेगा। अगर आप रियल में देखोगे तो कोई जीएसटी आप भर नहीं रहे हो, सिर्फ क्रेडिट का। प्रैक्टिकली आप देखोगे इट इज जस्ट अ मियर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू वाइजैक गवर्नमेंट, ठीक है, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट को क्रेडिट ट्रांसफर हो रहा है, ये प्रोसेस है। अगर आपने डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट अभी तक भी ढंग से नहीं समझा होगा तो ये लास्ट मौका आप समझ जाइए। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन कराने का मतलब क्या हुआ कि एक कंपनी वन ऑर्गेनाइजेशन इफ हैज डिफरेंट ब्रांचेस एट डिफरेंट states, ठीक है, so therefore all the separate branches will be treated as deemed distinct person, means it will be assumed to be 2 different persons. So from if there is transfer of stock from one branch to another branch in different states, it will be regarded as normal sale. So therefore invoicing होगी तो जीएसटी इधर शिफ्ट हो गया ना, क्यों, क्योंकि इधर से आपने आईटीसी पे किया और सामने उधर उसने रिसीव करके आपके क्रेडिट वाले में डाल दिया, ठीक है। तो इट इज इन प्रैक्टिकली क्या है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट वाला प्रोसीजर है। इसी प्रोसीजर के कारण ये टॉपिक पढ़ने की अहमियत पड़ रही है, अदरवाइज ये आपके लिए बहुत बेसिक हो सकता था। तो कई लोग जो फाइनल तक आके भी नहीं समझे होंगे, तो दिस वाज द लास्ट अपॉर्चुनिटी जहां पे ये पूरा समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको और गहराई समझते हैं। अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन वेदर इन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी और more than one state or union territory in respect of each such registration shall be treated as distinct person for the purpose of this act, मतलब दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। 25(5) क्या बोल रहे हैं, where a person who has obtained is required to obtain registration in a state or union territory in respect of an establishment or has an establishment in another state, then such establishment shall be treated as डीम डिस्टिंक्ट पर्सन। देखो अगर आपके 2 डिफरेंट स्टेट में ब्रांचेस है, चाहे आपने दोनों जगह रजिस्ट्रेशन लिया हो
या तो चाहे एक जगह लिया हो दूसरी जगह ना लिया हो, स्टिल दोनों को डीम डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिया जाएगा। ठीक है, अभी एग्जांपल के लिए एक मैप दिया गया है कि यहाँ पे आपका गुजरात में फैक्ट्री है, फैक्ट्री से आपका गोडाउन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में कहीं पे है। तो यहाँ से अगर आप स्टॉक को ट्रांसफर करते हो तो इन्वॉइसिंग करनी पड़ेगी, और इन्वॉइसिंग से क्या होगा, अल्टीमेटली प्रैक्टिकली आप क्या देख रहे होगे कि क्रेडिट का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। फिर जब सामान वहां से बिकेगा तो उस क्रेडिट को आप यूज कर पाओगे, नहीं तो अदरवाइज क्या होता, मतलब जैसे देखिए इस कॉन्सेप्ट को अगर आप हटा दें तो होता क्या, देखिए भोपाल में क्या होता, सेल होती तो सेल में टैक्स की लाइबिलिटी यहाँ पे आती है और क्रेडिट गुजरात में पड़ा होता, फिर वो दोनों गवर्नमेंट का क्लैश होता। उससे अच्छा है कि जब ट्रांसफर हो रहा है ना उसी समय उसको सेल मान लो, तो सेल मान लोगे तो क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। अभी दूसरा एग्जांपल क्या है कि दिल्ली में इनका हेड ऑफिस है और यहाँ पे गुजरात में फैक्ट्री, तो इसने अगर यहाँ पे भी सप्लाई किया तो यहाँ पे सेल्स इन लोग करते नहीं थे तो रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, स्टिल बोथ विल बी ट्रीटेड एज डीम डिस्टिंक्ट पर्सन्स। ठीक है जी। तो विद दैट देखो इस टॉपिक में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब दिस वाज द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था। इसमें मेन एसेंस था डीम डिस्टिंक्ट पर्सन का, जो कि अपन ने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। चलिए मिलेंगे अपन अगले रिविजनरी वीडियोस में, वहां पे अपन एग्जामिशन को डिस्कस कर रहे होंगे बहुत डिटेल में, और बहुत प्यारे नोट्स बनाए मैंने आपके लिए एग्जामिशन में, बहुत ब्यूटीफुली कलर्ड नोट्स और बहुत अच्छे डायग्राम्स के साथ बनाए। आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे रिविजनरी वीडियोस। कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, प्लीज़ फाइनल में मैं आपकी जर्नी में एक पार्ट बनना चाहता हूँ, तो कमेंट में बताइएगा कुछ भी हो। और अगर सही में मज़ा आ रहा है ना तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो, अपने लाइक टारगेट को बढ़ा दो। ठीक है, जितना ज़्यादा लाइक करवा सकते हो करवाओ, इंटरेक्ट करिए इस वीडियो के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इतना आप मेरे लिए कर सकते हो। ठीक है, चलिए विथ ऑल द ब्लेसिंग्स, बाकी सब्जेक्ट कोई बेहतरीन प्रिपेयर करते रहिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो शेयर कर सकते हो। चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, एग्जामिशन पढ़ेंगे बेहतरीन। बाय एवरीवन, टेक केयर।